नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। और कल के पेपर में हमने जो स्कूल लेक्चरर का पेपर है 15 अक्टूबर को जो आयोजित हुए थे, उन पेपरों का हमने उसमें जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी सवाल पूछे थे उनका डिस्कस किया। और आज जो आगामी और कुछ पेपर है जो स्कूल लेक्चरर के ग्रुप सी का है, इसका और ग्रुप डी वाले पेपर का हम डिस्कस है वो करेंगे। तो ये आगामी आपकी ईओ आरओ परीक्षा, आरएएस, पीटीआई, पीएसआई, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए, ये जो 17 अक्टूबर वाला पेपर है उनको देखते हैं सर्वप्रथम हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 39वां है जो कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं, वक्ताओं का मतलब होता है स्पीकर्स, और स्पीकर्स का मतलब होता है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्षों को आपको उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ, उसका टेन्यूर कब से कब तक रहा, उसके कालक्रम के अनुसार आपको है वो इन्हें सही से अनुक्रम करना है। तो एक में है रब्बी रे, बलिराम भगत, के एस हेगड़े, सरदार हुकुम सिंह। दो में है के एस हेगड़े, रब्बी रे, सरदार हुकुम सिंह और बलिराम भगत। तीन में है सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत, के एस हेगड़े और रब्बी रे। तो इसका राइट आंसर है जो विकल्प 3 हो जाएगा। आपको जितने भी जैसे कि लोकसभा के स्पीकर्स हैं, इसके अलावा जैसे कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, भारत के संदर्भ में जो राष्ट्रपति है, उनका आपको मोटे मोटे तौर पर कालक्रम ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा जो सर्वाधिक बार कौन रहे या उनके संबंध में कोई विशेष कुछ विशिष्टताएं हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, बेहद जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल है वो काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हम एक बार आपको पूरा का पूरा जो लोकसभा के स्पीकर्स हैं उनकी लिस्ट से आपको रूबरू करा देते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सके और लंबे समय तक इन चीज़ों को है वो अच्छी तरीके से याद रख सकें। तो यहाँ आइए, आपको एक बार सारा का सारा जो लोकसभा के स्पीकर्स हैं उनकी लिस्ट से रूबरू करवाते हैं। तो ये है भारत की जो लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के जो पहले स्पीकर हैं वो कौन रहे थे। तो आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, जो 15 मई 1952 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और 27 फरवरी 1956 तक ये लोकसभा के स्पीकर रहे। इसके बाद में एम ए अयंगर, और जो विकल्प हमारा दिया गया था तो उसमें पहले नंबर सरदार हुकुम सिंह थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार हुकुम सिंह 1962 से 1967 तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि सरदार हुकुम सिंह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। तो राजस्थान की पॉलिटी के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो वो सरदार हुकुम सिंह हैं। ठीक है, इसके बाद में संजीव रेड्डी आते हैं, जे एस ढिल्लों, बलिराम भगत। बलिराम भगत के संबंध में यहाँ देखिए 1976 से 1977 तक बलिराम भगत है, ये आपके लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। और बलिराम भगत और राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है के एस हेगड़े और बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ के संबंध में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली ये है कि बलराम जाखड़ लोकसभा के ऐसे स्पीकर हैं जो कि सबसे लंबी समय तक लोकसभा के स्पीकर रहे, यानी कि ये 2 बार रहे थे। यद्यपि 2 बार तो और भी स्पीकर्स हैं जिन्होंने 2 बार लोकसभा की स्पीकर के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन सर्वाधिक लंबी जो टेन्योर है वो बलराम जाखड़ ने ही पूरा किया था। इन्होंने 1980 और 85 यानी कि पूरा 5 वर्ष ये और पूरा 5 यानी कि 10 वर्ष तक लगभग ये लोकसभा के अध्यक्ष हो रहे थे। पूरा 10 वर्ष है, लगभग लगभग किसी ने नहीं किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन
ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो लोकसभा के 2 बार स्पीकर रहे हैं? तो 2 बार कौन कौन से रहे हैं आप देखिए, एक तो M.A. अयंगर, इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी, J.S. ढिल्लो और बलराम जाखड़ और आपके G.M.C. बालयोगी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारतीय जो लोकसभा है, भारत का निम्न सदन है संसद का, उसके स्पीकर है वो रह चुके हैं। और वर्तमान में ओम बिड़ला जी है, ये आपके लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, इससे पूर्व थी सुमित्रा महाजन जो कि 2014 से 2019 तक रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से थोड़ी ध्यान में रखनी है, काफी बार पूछी जाती रही है इस प्रकार के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो आते हैं प्रश्न की ओर। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह, उसके बाद में बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े और रवि रे। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और कूट की सहायता से जो राइट आंसर क्या होगा उसका हमें है वो चूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है वित्त आयोग, विधि आयोग, सत्कर्ता आयोग और योजना आयोग। तो आप सभी को पता होगा, बाकी वालों का आपको पता ना हो, लेकिन योजना आयोग के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि योजना आयोग का गठन है वो कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिन चीज का हमें अच्छी तरीके से जानकारी है उन चीजों का ही हम मिलान करें तो काफी हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम नजदीकी प्रश्न के जो सटीक उत्तर है वहां तक पहुंच भी पाने में हम सफल रहेंगे। तो देखिए, आपको बाकी पता ना हो तो योजना आयोग का लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता ही है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को होता है। तो योजना आयोग 1950, डी में 2 मिला देंगे तो डी में 2 केवल और केवल विकल्प 4 में है, तो हमारा केवल और केवल इसी योजना आयोग से यह सवाल है वो सही हो जाता है। बाकी अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, विधि आयोग 1955 और जो नागरिकता अधिनियम है ये भी 1955 में ही आया था। और विजिलेंस जो कमीशन है, सतर्कता जो आयोग है, ये आपका अस्तित्व में आया था 1964। तो इसी प्रकार से हमारा जो सही उत्तर है ये विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। कुछ फैक्चुअल सवाल अगर पॉलिटी में देखा जाए तो आरपीएससी के क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें हमें फैक्चुअल देखने को मिलती हैं। सीधे सीधे डेट पूछ ली जाती है, सन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो विशेष तौर पर पॉलिटी में आप इस प्रकार की फैक्चुअल चीज़ों को है वो याद रखने की प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये सवाल मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो देखिए, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या यानी कि लोकसभा में अगर मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये पार्लियामेंट्री की बात है, केंद्र की बात है। ठीक है, तो केंद्र में अगर मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, तो वहां पर मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक है वो नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ में यह भी इस अमेंडमेंट में प्रावधान किया है विधान मंडल के संबंध में। ठीक है, यानी कि विधानसभा में अगर बात करें राज्यों में, तो राज्यों की विधायिका में जो विधानसभा है उन विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री है वो नहीं बनाए जा सकते हैं राज्यों में। और न्यूनतम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, और ये भी है मंत्रियों की जो 15% है ये आपके प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या है वो अधिकतम 15% से अधिक है वो नहीं हो सकती। और न्यूनतम अगर विधायिकाओं की बात करें, ठीक है, विधान मंडल में बात करें तो वो 12% से, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों के अधिकतम 15% और न्यूनतम केवल और केवल 12 संख्या है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहाँ 12% नहीं है, 12 संख्या है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम अगर मंत्री हो सकते हैं तो वो 11 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री यानी कि 12 मंत्री न्यूनतम हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। और अधिकतम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और 200 का 15% होता है कितना, 30। यानी कि राजस्थान में अगर मंत्री बनाने हो तो अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रावधान जोड़ा गया था ये 91वां संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। आपको एक चीज पुनः याद करनी है कि 91th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये कब का है, 2001 का है, 2 का है, 3 का है या 4 का है। हमने बहुत बार इस बारे में डिस्कस भी किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो कब लाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ठीक बात है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतया 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो ये सवाल थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला है। अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में देखेंगे तो इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। तो अगर विकल्प 1 को देखने जाए तो विकल्प 1 के संबंध में कहा गया है कि यहाँ पर जो विकल्प 1 दिया गया है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब तक घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र के किसी भाग की जो वित्तीय स्थिरता है या साख खतरे में हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आपको यह भी ज्ञात होगा कि भारत में अब तक ऐसी सिचुएशन है वो कभी भी नहीं आई कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी हो। तो अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो नहीं की है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा चुका है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके बहुत बार लगाए जा चुके हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 352 का भी प्रयोग है वो भारत में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन 360 का प्रयोग अब तक कभी भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर विकल्प 1 की बात करें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है 1 नंबर वाली कि राष्ट्रपति को अगर ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति पूरे देश में या उसके किसी भी राज्य क्षेत्र में ऐसी वित्तीय स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है, ठीक है, जिससे किसी पूरे क्षेत्र की या फिर भारत के किसी क्षेत्र की जो वित्तीय साख है, वित्तीय स्थिरता है या उसकी साख है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, राष्ट्रपति को जो समाधान हो जाता है उस समाधान की जांच न्यायिक जो समीक्षा है उसके अंतर्गत आती है, यानी कि न्यायालय के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी सत्य है। संविधान के आर्टिकल 3 जो 360 है उसका क्लोज 1 में ये बात कही गई है। अगर बात करें 2 नंबर वाले की कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, तो ये बात भी सत्य है कि अगर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तब राज्य और केंद्र से जुड़े सेवारत जितने भी जो लोग हैं उनके वेतन और भत्तों में है वो कटौती की जा सकती है। तो ये बात भी सही है। 3 नंबर है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित या रिजर्व किया जा सकता है। तो इस अगर बात की बात करें तो ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 360 है इसके क्लोज 4 में इस प्रकार की बात है वो कही गई है। इसमें कहा गया है कि कोई धन विधेयक या अन्य ऐसे विधेयक जिनको राज्य विधानमंडल द्वारा पारित
कर दिया है और पारित किए जाने के बाद में राष्ट्रपति के विचार के लिए है वो आरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है वो रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 देखें तो ये बात भी सही है, लेकिन बोर्ड ने अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है आरपीएससी ने, इसमें इसका उत्तर है ये 3 माना है। तो मैं इस सवाल को कहूंगा कि ये एक चैलेंजिंग सवाल है, आपत्ति योग्य सवाल है। आपका क्या राय है इस संबंध में, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि तक के लिए प्रभावी रहती है। तो ये बात भी सही है। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति, इस प्रकार का राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि वित्तीय स्थिरता है या भारत की साख खतरे में है, तो राष्ट्रपति उसके लिए आपातकाल की घोषणा तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, लेकिन 2 माह के अंदर अंदर अगर लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत के माध्यम से इस प्रकार का अनुमोदन है, वो प्रस्ताव पास कर दिया जाता है वित्तीय आपातकाल का, तो ये आगे अनिश्चित काल के लिए है वो बढ़ाई जा सकती है और राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इसको वापस है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सामान्यतया अगर बात करें तो 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी है वो रहती है। अगर लोकसभा उस समय कार्यरत नहीं रहती है, ठीक है, तो क्या सिचुएशन होती है, तो राज्यसभा में तो उसे अनुमोदन पास करना ही होगा। राज्यसभा में पास करने के बाद में जब लोकसभा का पुनर्गठन होता है या लोकसभा दूसरी बार अपनी बैठक आयोजित करती है, लोकसभा बैठती है, तो उसके 1 महीने के भीतर भीतर लोकसभा में उस प्रकार का संकल्प पारित हो जाना चाहिए और 1 महीने में लोकसभा बैठने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर इस प्रकार का अनुमोदन है वो नहीं पारित कर दिया गया है वित्तीय आपातकाल के संबंध में, तो फिर क्या करेंगे कि उस वित्तीय आपातकाल को है वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है वित्तीय आपातकाल के संबंध में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। आर्टिकल अगर 5 देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर बात करें 5 से 11 में और भाग 2 में किया गया है नागरिकता के संबंध में उपबंध। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ क्या लगाया गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यहाँ वह पैदा हुआ है। तो 1 नंबर है ये पैदा हुआ है या जन्मा है। ठीक है, दूसरा है जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ है, ठीक है, या जन्मा था, तो ये भी बात सही है। और 3 है कैदी, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। तो ये इसमें तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये नागरिकता के जो उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ पर क्या है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 5 से लगा करके आपका 11 है। ठीक है, भाग जो 2 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। और भाग 3 में आप सभी को पता होगा, भाग 3 में 12 से लगा करके 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में 36 से लगा करके 51 तक है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 अगर क की बात करें तो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस से अगर चीजों को याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये याद भी हो जाएगी।
अगला पेपर जो 20 अक्टूबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ग्रुप डी का जो स्कूल लेक्चरर में आयोजित करवाया था, उसके अंतर्गत जो आपके पॉलिटी के जो सवाल डाले गए हैं उनको देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य है वो माना गया था? तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का बी श्रेणी का राज्य है वो माना गया था। ठीक है, बी कैटेगरी का। और आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि 1 नवंबर 1956 से ये जो राज्यों की अलग अलग कैटेगरियां थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी इत्यादि, ठीक है, इनको है वो हटा दिया गया था। राज्यपाल जो राज प्रमुख का पद था, उसके स्थान पर जो राज्यपाल है इसके पद का है वो सृजन कर दिया था। तो ये आपका 7वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, उसी के माध्यम से ये प्रावधान आपके किए गए थे। इसके अलावा राज्यपाल के संबंध में, लोक सेवा आयोग के संबंध में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि जो एक राज्यपाल है या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल है वो हो सकता है। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग दो से अधिक जो राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के रूप में है वो गठित किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के उपबंध भी 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, उद्देशिका है, उसकी जो विशेषता एक है, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। भारतीय संविधान का जो प्रारंभिक पृष्ठ है जिसमें संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, तो उसमें भारतीय जो संविधान है उस संविधान की पूरी प्रकृति, संविधान किस प्रकार की भारत की शासन प्रणाली है, उसकी सारी की सारी विशेषता, और भारतीय जो शासन तंत्र है वो किस आधार का है और उसमें शासन की शक्ति किसके पास में है, वो सारी की सारी जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रियम्बल से ही मिल जाती है। केवल और केवल एक पृष्ठ देखने से ही हमें समझ आ जाती है। इसके अलावा प्रियम्बल से हमें इस बात का भी पता चलता है कि भारतीय संविधान है वो कब तैयार हुआ था, ठीक है, कब लागू हुआ था, ये बातें भी उसके जानने से हमें पता चल जाती है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि निर्वाचित राष्ट्रपति की कौन सी विशेषता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि भारत जो गणराज्य है उस भारत के गणराज्य में किसी भी के अधीन वो नहीं है, अपने आप में पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, यानी कि किसी के अधीन नहीं है। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्रपति, और इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो वर्ड है इसका कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी की बात करें तो समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष है, दो शब्द प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ था, और उसी संशोधन के माध्यम से आपके ये दो शब्द हैं, ये आपके समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हैं, ये जोड़े गए थे। और वो संविधान संशोधन भी कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस संवैधानिक संशोधन में बहुत बड़ी स्तर पर भारतीय संविधान में काफी उथल पुथल है वो हुआ था। ठीक है, तो इसी के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो है वो नए शब्द जोड़े गए थे। और अब बात करते हैं गणराज्य की। तो जो गणराज्य है, ये गणराज्य का ही मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि गणतंत्र, गणराज्य, तो गणराज्य का मतलब क्या है? तो गणराज्य का मतलब होता है हमारा जो वह राज्य जो गण के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि गण और राज्य दो शब्द से मिलता है। तो राज्य का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र, ठीक है, और गण का मतलब होता है लोग, नागरिक। तो गण और राज्य यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी चुना जाता है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, और लोगों के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति के द्वारा ही शासन का संचालन है वो किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका इससे गणतंत्र, गणराज्य का मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा अर्थ यह भी लगाया जाता है कि वंशानुगत कोई भी है वो राजा नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत शासक का ना होना भी एक गणराज्य शब्द को इंगित करता है, यानी कि गण और राज्य यानी कि लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला
शासन तंत्र। ठीक है, तो ये बात है आपके इस निर्वाचित राष्ट्रपति के संबंध में, जो कि प्रस्तावना के माध्यम से उल्लेखित करती है। और प्रस्तावना के शुरुआती अगर शब्दों को देखे जाए तो हम भारत के जो लोग हैं, ये जो शब्द है ये इंगित करते हैं कि भारत में जो शासन तंत्र का जो आधार है वो किस में है, जनता में है। ठीक है, शासन की सारी शक्ति है वो जनता में है, और जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वही प्रतिनिधि है वो शासन है वो करते हैं, शासन का संचालन है वो करते हैं। तो जो उन प्रतिनिधियों के पास में जो शक्ति आती है, उस शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, जनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम सदस्य समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? तो ये हमने डिस्कस किया, नीलम संजीव रेड्डी, GMC बालयोगी, बलराम जाखड़ और हुकम सिंह। तो बलराम जाखड़ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि बलराम जाखड़ यानी कि 2 पूर्ण कार्यकाल तक भारत के जो निम्न सदन है लोकसभा, इसके अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। संविधान उन नियमों के अनुरोधित समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है। यह भी बात ठीक है। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों से के संबंधित राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर गड़बड़ है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पदभार धारण करते हैं। तो यहाँ पर यह भी गलत है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो जवाब होगा विकल्प A और B 2 हो जाएगा। देखिए, अगर लोक सेवा आयोग की बात करें, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें कि एक तो होता है संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसे UPSC कहते हैं, ठीक है, और एक होता है राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार से अलग अलग जो राज्य हैं उसमें अलग अलग लोक सेवा आयोग है वो गठित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर इन लोक सेवा आयोगों के बारे में अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, और वो मैंने आपको अभी बताया कि जो 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 वाला है, ठीक है, उसी के तहत राज्य जो राज प्रमुख शब्द है उसका लोप किया गया था। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक वाले जो शब्द हैं ये भी आपके जोड़े गए थे। और यहाँ पर विकल्प की बात करें तो लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, सही है। और लोक सेवा आयोग के अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में ये बात है वो कही गई है। लोक सेवा आयोग के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाली सही है, लेकिन 3 नंबर वाली गड़बड़ क्यों है देखते हैं। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर यह गलत है। अगर UPSC की बात करें तो UPSC के जो अध्यक्ष है, सदस्य है, उनकी नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सदस्यों की जो नियुक्ति और पदावधि है उसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 316 में दी गई है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब राज्यपाल करेगा तो कौन सा राज्यपाल करेगा, कौन से राज्य का करेगा। जैसे कि अगर बात करें राजस्थान और गुजरात, इन दोनों के लिए अगर एक ही लोक सेवा आयोग है वो गठित कर दिया जाए तो उस लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होगी, और अध्यक्ष अगर नियुक्ति के बाद में त्याग पत्र देना होगा अध्यक्ष को, तो वो किसको देगा, राजस्थान के राज्यपाल को देगा या गुजरात के राज्यपाल को देगा। तो इस प्रकार से कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी के लिए ये प्रावधान किया गया था कि 2 राज्यों के
मामले में अगर किसी भी आयोग संघ संयुक्त आयोग का गठन कर दिया जाता है तो उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा जो यूपीएससी है उसका अगर टेन्योर देखा जाए तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, ठीक है। और जो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, ठीक है, और दो राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ठीक है, तो उन संयुक्त लोक सेवा आयोग की अगर पदावधि की बात करें तो वो होती है 6 वर्ष की आयु और 62 वर्ष, ठीक है। राज्य और संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है उसकी 6 वर्ष और 62 वर्ष, और यूपीएससी की है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है, संयुक्त आयोग गठित कर दिया जाता है तो उस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य है अगर त्यागपत्र देना होगा उन्हें, तो वो किसे देंगे, तो जो नियुक्ति करेंगे उसे ही त्यागपत्र देंगे। यानी कि संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और वो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। अब बात यह भी आती है कि अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाता है तो वो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा, संसद के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा गठित करेगा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। तो इस संबंध में अगर कोई 2 या अधिक राज्य, संविधान में कहा गया है 315 में, अगर 2 या अधिक राज्य ये करार कर लेते हैं कि उन दोनों राज्यों के लिए उस मतलब समूह के लिए 2 या 2 से अधिक की बात कही गई है, जैसे कि 3 भी हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। 3-4 राज्य मिलकर कहें हमें तो भाई एक ही लोक सेवा आयोग की जरूरत है, एक ही लोक सेवा आयोग हम रखेंगे, तो क्या करना होगा, उन्हें अपने जो विधानमंडल है, 2 सदन है तो दोनों सदनों से, और 1 सदनीय विधानमंडल है तो 1 सदन से, इस प्रकार का है वो संकल्प पारित करना होगा। और संकल्प पारित करने के बाद में जहां 2 सदन है तो 2 सदन और 1 सदन है तो 1 सदन, वो संकल्प पारित किया और संकल्प पारित करके संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद में है वो संसद के द्वारा राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, जिसे संयुक्त आयोग भी कहा गया है, उसका गठन है वो करेगा, उपबंध करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीडर जिस प्रकार से आपकी विधान जो परिषद है उसकी स्थापना के लिए की जाती है, ठीक इसी प्रकार की रहती है, ठीक है। तो इसमें जो संकल्प पारित करना है वो विशेष बहुमत का नहीं रहता है, सामान्य बहुमत के माध्यम से आप संकल्प पारित है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। अगर मंत्रिमंडल के जो मंत्री है, ठीक है, वो मंत्रिमंडल की बैठक में कैसे जाते हैं, स्वयं के अधिकार के आधार पर। और ये अधिकार कहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ये अधिकार आपका, अगर बात करें मंत्रियों के बारे में तो मंत्रियों और महान्यायवादियों के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 88 है, ये इसके बारे में कुछ उपबंध करता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। 2 नंबर है राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। जो राज्य मंत्री है तो कैबिनेट वाले मंत्री तो जितनी भी जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, ठीक है, तो उसमें कैबिनेट के मंत्री तो जाते ही है, ठीक है, और उनको अधिकार है, ठीक है, अधिकार के आधार पर बैठकों में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य मंत्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो राज्य मंत्री जब विशेष बैठक में उन्हें आमंत्रित किए जाएंगे तभी वो भाग लेंगे। उपमंत्रियों की बात करें तो उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें उपमंत्री भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और 4 नंबर है एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या न हो। तो यही बात यहाँ पर गलत है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है 88 है, तो इसमें एक बात कही गई है 2 व्यक्तियों के लिए, एक तो मंत्री के लिए और एक कही गई है आपके महान्यायवादी के लिए।
तो मंत्री और महान्यायवादी क्या कर सकते हैं कि मंत्री को मंत्री होने के नाते और महान्यायवादी को महान्यायवादी होने के नाते संसद के किसी सदन की बैठक में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। यानी कि अगर राज्यसभा में कोई बैठक चल रही है या लोकसभा में कोई बैठक चल रही है तो दोनों ही सदनों में बैठक में वो भाग ले सकते हैं। या फिर संसद की कोई समिति है तो उस समिति में भी वो भाग ले सकते हैं जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर वो वोट देने का, मत देने का हकदार नहीं होगा। और यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार, तो मत देने का अधिकार है वो उनके पास में नहीं होगा। भाग तो ले सकेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर वो वहां का उस सदन का सदस्य भी नहीं है तो मत देने का उनको उस सदन का अधिकार नहीं होगा। मत कौन दे सकता है? सदन का सदस्य ही दे सकता है, ठीक है। अगर कोई भी, जैसे कि लोकसभा का सदस्य, कोई लोकसभा से कैबिनेट में कोई मंत्री है और वो चाहता है राज्यसभा के किसी जो कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा की बैठक चल रही है, तो राज्यसभा की बैठक में वो भाग तो ले सकता है, लेकिन वहां पर अगर किसी भी काउंटिंग होती है, मतदान होता है किसी भी विधेयक पर, तो वहां पर वो अगर राज्यसभा का सदस्य तो लोकसभा का है, राज्यसभा की बैठक में भाग लेता है तो राज्यसभा में बैठक में भाग बिल्कुल ले सकता है। सदन की किसी कोई भी समिति है, कोई भी कमेटी बनी हुई, तो कमेटी में भी उसे बुलाया जाए तो वो भाग ले सकता है, लेकिन वहां पर उसे मताधिकार का प्रयोग वो नहीं कर सकता है। महान्यायवादी तो कभी भी नहीं कर सकता है क्योंकि महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं होता है। और मंत्री अगर उस सदन का सदस्य है तो ही मत दे सकता है, सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मताधिकार का प्रयोग है वो नहीं कर सकता है। इसलिए 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्र प्रणाली से या संघ प्रणाली से? तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है संसदीय शासन प्रणाली से। और संसदीय शासन प्रणाली से आप तो भली भांति ही वाकिफ होंगे क्योंकि भारत में जिस प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, ठीक है। और इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली पार्लियामेंट्री को क्यों कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री जो प्रणाली है ये इसका उद्भव है, ये एक यूके की, जहां पर आपका संसद जहां पर बैठती है उस शहर का नाम है वेस्टमिंस्टर, ठीक है। और उसी वेस्टमिंस्टर पैलेस से आपकी ये जो प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई, तो इसीलिए इस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी कि संसदीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है? संसदीय प्रणाली में ये होता है कि आपका राष्ट्राध्यक्ष और जो 2 प्रकार के होते हैं ये कह सकते हैं, जैसे कि एक तो राष्ट्रपति होता है जो आपका संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष होता है, और एक होता है प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसके अंतर्गत निहित होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो आपकी मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, जो कैबिनेट है, ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका से ही चुनकर आता है, ठीक है, व्यवस्थापिका से ही मंत्री मंडल बनता है। और ये जो मंत्री है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। इसके इतर एक प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, जिसे राष्ट्रपतीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एक राष्ट्राध्यक्ष केवल एक ही होता है, वो होता है राष्ट्रपति। आप अमेरिका की शासन प्रणाली देख सकते हैं, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और उसमें जो आपका मंत्रिमंडल है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति है वो बिल्कुल दोनों ही अलग होते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल इनका दोनों का यानी कि किसी के प्रति ये उत्तरदायी नहीं रहते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल है ये एक दूसरे के हैं, वो पूरक हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका से ही बनता है, इसलिए व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। तो इस वेस्टमिंस्टर प्रणाली है ये आपकी संसदीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो इस पेपर में, दोनों पेपरों में जितने जो सवाल थे उनका हमने डिस्कस किया। आगे वाले पेपर का हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। आज के सेशन में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए आपको एक प्री रिकॉर्डेड के रूप में ये सेशन है वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं।
और कल आपको जो हमारी ऑनलाइन जितने भी टेस्ट सीरीजेज हैं उनमें आपको विशेष छूट का ऑफर भी मिल जाएगा। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी बिश्नोई सर के उनके विशेष शुभ अवसर पर आपको 60% ऑफ है वो मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज और स्मार्ट कोर्सेज पर। तो इसका लाभ आप अवश्य लें। 8 अप्रैल को आपको रात्रि 12 बजे तक इसका परिलाभ है वो मिल पाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ईयूआरओ की कर रहे हैं या फिर अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का, राजस्थान भूगोल का इत्यादि विषयों का या आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज पर 60% की छूट अवेलेबल होगी। आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा, तो उसका आप जरूर लाभ लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।